Hello students, welcome to Medics Academy, and today we'll be discussing about the second topic of your biology for your class 10 CBSE boards, and that is control and coordination. ये टॉपिक को सबसे पहले चूज करने का रीज़न सिर्फ इतना ही है बिकॉज जो टेक्निकलिटीज़ है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, control and coordination can also be included inside the life processes being a unique system of our body. Like, you know that the control and the coordinating systems are the most important systems of our body, which has a control or edge over each and every metabolic reactions that is being taking place in the body of a living individual. So they can be considered as a part of the life process mechanisms of the body, because without them लाइफ कैनॉट बी लाइक कंटिन्यूड. ओके, और उनके बिना लाइफ को कंटिन्यू करना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, so the control and coordination basically involves what and why this chapter is so unique. Let's discuss that. आप लाइफ प्रोसेस में देख सकते हो कि जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस होता है बॉडी का, जो कि लाइफ को गवर्न करता है, लाइफ को कंट्रोल करता है, लाइक आप डाइजेशन बोल सकते हो, रेस्पिरेशन बोल सकते हो, सर्कुलेशन बोल सकते हो, एक्सक्रीशन बोल सकते हो. ऑल दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग इंडिविजुअल. और अगर प्लांट्स को मैं अगर कंसिडर करूँ तो इट कैन बी फोटोसिंथेसिस, इट कैन बी रेस्पिरेशन, it can be your transportation of the various ये मतलब the essential substances from one part of the plant to another part of the plant, or you can say that translocation or ascent of sap. These are considered as the life processes for a plant. But all this process require a specific mechanism. All this process, okay, requires a specific control, a specific you can say as a feedback control, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि सब्सटेंसेस को आप अगर अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो वो एक रिदमिक ऑर्डर में जाएगा नहीं. ओके, लाइक इफ आई कैन टेक एन एग्जांपल एज सपोज जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि सर्कुलेशन के बारे में, तो भाई सर्कुलेशन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, आपका रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. सो हर एक सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन से डील करता है. ठीक है, हर एक सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन से डील करता है. और अगर मैं बात करूं सिस्टम का, so a system involves a group of organs, because it is basically what, this is the organ system, right? तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है, और हर ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होगा. सो एन ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, अब ये जो ऑर्गन्स है, इसको मैं अगर खोद के देखूंगा, इसको मैं अगर काटूंगा, इसको मैं अगर और एनाटॉमिकली डेप्थ में स्टडी करूंगा, देन एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज. किससे बना है बेटा? टिश्यूज से बना है. टिश्यूज के बारे में अगर देखूंगा, टिश्यूज के अंदर जानूंगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई टिश्यूज इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स. एज वी ऑल नो दैट टिश्यूज इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. और ऐसा नहीं है कि सेल तक ही लिमिटेड है, हम सेल को भी तोड़ सकते हैं, और सेल को अगर आगे तोड़ेंगे तो भाई ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, और ये मॉलिक्यूल्स को आगे अगर तोड़ेंगे तो हम जानते हैं भाई ये एटम में कन्वर्ट होता है. सो एटम्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. Sorry, okay, the molecules are made up of, okay, atoms, cells are made up of molecules. Next, tissues are made up of a group of cells, or a group of cells combined together to form tissues, group of tissues combined together to form organ, and group of organ combined together to form the organ system. Okay, अब बेसिक्स पे ध्यान दे, बिकॉज दीज आर द फाउंडेशंस बाय विच दिस चैप्टर कैन बी इजीली स्टडीड, और ये चैप्टर इन्हीं फाउंडेशंस के ऊपर में डिपेंड करता है, तो इसको ध्यान से समझे. तो भाई अगर ऑर्गन सिस्टम के पास जा रहा हूं, तो वो स्टार्ट होता है एक लिविंग एंटिटी से, दैट इज सेल. देखिए, सेल को बेसिक यूनिट बोलने का रीजन ही ये है बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? सो लाइफ बिगिंस फ्रॉम द सेल्यूलर पार्ट. एटम में लाइफ है क्या? नहीं. इस पेन भी, ये पेन भी बहुत सारा एटम से मिलके बना हुआ है, बहुत सारा मॉलिक्यूल से मतलब मिलके बना होगा, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिससे लाइफ इसमें एग्जिस्ट करता है. लेकिन इन केस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, there are reactions which are taking place inside a cell in form of molecules as well as atoms. Those are metabolic reactions और biomolecular reactions. इसलिए सेल को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल से ऑर्गन सिस्टम तक जा रहे हैं तो पर्टिकुलर ऑर्गन
का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, और उन्हीं फंक्शन को या उन जैसे ऑर्गन्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, तो उन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को अगर मैं कलेक्टिवली एक जगह पे पैक करूं, देन दैट कंस्टिट्यूट द ऑर्गन सिस्टम हैविंग अ डेफिनाइट सेट ऑफ फंक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एक्चुअली, लेट अस स्टडी दैट फर्स्ट। So the different organs they perform different functions, right? एंड ये सारे फंक्शंस एक सिस्टम में हम लोगों को देखनी है कि ये सारे फंक्शन एक सिस्टम से रिप्रेजेंटेड है, ये सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। सो नाउ द थिंग इज, जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि डाइजेशन इज परफॉर्म बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ये सब अपना इंडिविजुअल सिस्टम्स है, ठीक है? आप मान के चलिए अगर यहाँ पे आपका ये सोचिए, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है? ये आपका मतलब बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, ये मस्कुलर सिस्टम है, ये सब सिस्टम का अपना मतलब अलग अलग इंडिविजुअलिटी है। ये हर सिस्टम का अपना अलग अलग फंक्शन है, और इन फंक्शंस को अगर हम ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, इन फंक्शंस को अगर हम ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, then it becomes a problem for us. Like for example, सब अपना मनमानी करेगा, आज बोला डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं भाई हम आज डाइजेशन नहीं करेंगे, इतना दिन से हम कर रहे हैं आज हम करेंगे ही नहीं, तो it becomes a problem for you. रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला आज मेरे को सांस नहीं लेना है, देखते हैं कितना पोटेंशियल है, कैसे हम लोग को सर्वाइव कर सकते हैं, तो अगर आप सांस नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल डाई। ओके, ओके, एक्सक्रीटरी से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वैसे बोला कि नहीं भाई बहुत निकाल लिए बाहर, अब हमें अपना प्रोडक्ट बाहर लॉन्च नहीं करना है, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बॉडी में क्या होगा, चेंजेस होगा, एंड बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वेस्ट होता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन मोटिव था टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी का जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके बॉडी में मतलब टॉक्सिसिटी का लेवल्स इंक्रीज करेगा एंड सडनली यू कैन डाई। सो अगर ये सारे सिस्टम्स आपस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, देन ये एक साथ फंक्शन भी नहीं कर सकते, और इनको फंक्शन करवाने वाला कौन? द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स ऑफ आवर बॉडी। सबको रेगुलेट करेगा, सबको फंक्शन करेगा, सबको कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि हर एक सिस्टम अपना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करे। जैसे मैं अगर ये बात बोलूं कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कंप्लीटली लिंक होके, क्या आप भरोसा करोगे इस बात का? कैसे सर, प्रूव करो। See, one system is connected with each and every system of our body is interconnected with each other, because each and every system में अगर देखेंगे तो किसी का रॉ मटेरियल किसी का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है? कोई भी एक सिस्टम में अगर देखेंगे तो रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है वो किसी ना किसी रिएक्शन या किसी ना किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी रिलेट यू अ पॉइंट, लाइक you are ingesting food molecules, okay, you are ingesting food, right? तो जो फूड हम खाते हैं, ओके, वो डाइजेशन होता है, ठीक है? डाइजेशन होने के बाद हम जानते हैं कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है? जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो चले जाएगा ब्लड में, ब्लड में ट्रांसफर हुआ, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, कंप्लीटली सर्कुलेट करता है, एंड दैट एंटर्स द पाथ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, उसी फूड मॉलिक्यूल्स को पंप करेगा और चारों तरफ में लेके जाएगा, बिकॉज दैट फूड मॉलिक्यूल्स आर द सिंपलर फॉर्म्स, राइट? जो फूड हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है वो सिंपलर फॉर्म है, और वो सिंपलर फॉर्म पहुंच गया कहाँ पे? सेल के पास। अब जैसे ही वो सिंपलर फॉर्म सेल के पास पहुंचेगा, सेल उसे डिग्रेड करेगा, रेस्पिरेशन होगा, सेल उस फूड मॉलिक्यूल को तोड़ेगा और क्या फॉर्म करेगा? एटीपी, ओके? और जब एटीपी बनता है तो बॉडी में हर मेटाबॉलिक रिएक्शन ट्रिगर होता है, बॉडी में मतलब एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फंक्शनल होता है, ओके? सो ईच एंड एवरी सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड, बट जैसे आप जानते हो हर बाप का एक बाप होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? दादाजी, विच इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द हाउस, राइट? तो कोई एक कंट्रोलिंग सेंटर होना चाहिए, कोई एक कमांडिंग सेंटर होना चाहिए जो इन दोनों को आपस में लिंक करे। ऐसा नहीं हो कि जब आपका डाइजेशन हो रहा है तब रेस्पिरेशन रुक जाए,
जब रेस्पिरेशन हो रहा है तब एक्सक्रीशन रुक जाए, जब एक्सक्रीशन हो रहा है तो बॉडी का सर्कुलेशन रुक जाए, तो भाई ये क्या चल रहा है, यात्रा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए वी नीड अ कंट्रोलिंग सेंटर, we need a commanding center which can trigger all the reactions, which can like control and coordinate all the reactions of our body, all the metabolism of the body, so that our body runs smoothly. Okay, in order to perform the smooth functioning of each and every reaction, we need a commanding center, and that's what where I can introduce this topic as control and coordination. Okay, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम लोग उन दो सिस्टम से डील करेंगे। ओके, जो कि बॉडी का हर एक चीज, हर एक छोटा से छोटा एंटिटी को कंट्रोल करता है। ओके, एंड दोस टू सिस्टम्स आर द नर्वस सिस्टम and the second one is the endocrine system. एक आएगा आपका नर्वस सिस्टम, एक आएगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली द नर्वस सिस्टम डील्स विद द न्यूरॉन्स विच आर द सिंपलर एंड मोस्ट यूजफुल सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, विच आर दो सेल्स जो कि क्या करते हैं, स्टिम्युलस रिसीव करेंगे, इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, उन लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, चारों तरफ इन लोगों इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करेंगे। सो द नर्वस सिस्टम डील्स विद द न्यूरॉन्स विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ओके, ब्रेन का स्ट्रक्चरल यूनिट, ब्रेन का फंक्शनल यूनिट, जो कि एक तरह का आप बोल सकते हो कमांडिंग सेंटर है, जो हर एक इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा, जिसके पास एबिलिटी है जज करने का कि करना क्या है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग रिसीव्ड। ओके, एंड दीज इंफॉर्मेशन दैट आर रिसीव्ड एक्सटर्नली आर कॉल्ड एज स्टिम्युलस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी मारने जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली देखो, जैसे मैं हाथ उठाता हूँ, क्या होता है आपके बॉडी में, आप डर जाते हो, हार्ट बीट बढ़ जाता है, प्यूपिल क्या होता है, आप जैसे डरने लगते हो तो आपका प्यूपिल क्या होता है, लाइक श्रिंक कर जाता है, आईज धीरे धीरे से बंद हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पेन आपकी तरफ ऐसे फेंकूंगा, कंप्लीटली अगर फेंकता हूँ तो क्या होता है, आप क्या करोगे, जस्ट इमेजिन यूर इन अ लाइव क्लास, यूर इन अ फिजिकल क्लास, और मैं ये से पेन फेंकता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऐसे ऊपर जाएगा। क्यों? दिस इज द रेस्पॉन्स दैट इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम योर बॉडी। So for every impulse, every stimulus there is a response। Okay, for every stimulus there is a response, और ये स्टिम्युलस जो आया बाहर से उसको एक्सेप्ट करके रेस्पॉन्स जनरेट करता है आपका न्यूरॉन, और ये जो इंफॉर्मेशन जाता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ एन इम्पल्स। ठीक है, सो स्टिम्युलस से रेस्पॉन्स तक का जर्नी को हम बोलेंगे इम्पल्स, जो कि जनरेट होता है बॉडी के अंदर में। तो ये सारा चीज हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। ब्रेन हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ये सब बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर्स है, बॉडी का कमांडिंग सेंटर्स है, जो बाकी दूसरे ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करते हैं, बाकी दूसरे सेल्स का भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये आपका कौन कंट्रोल करेगा? नर्वस सिस्टम। सेकेंड टॉपिक इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होके है। द सेकेंड टॉपिक इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, और ये एंडोक्राइन मैकेनिज्म समवेयर डील्स विद द हार्मोन्स विच आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी। आपका हाइट इंक्रीज कर रहा है, मतलब बचपन में क्या होता था, आपका हाइट कम था, लेकिन अभी आपका हाइट बढ़ जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, आपके बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन हार्मोन्स। तो हार्मोनल मैकेनिज्म बॉडी में कैसे वर्कआउट करता है, वी विल बी डीलिंग एवरीथिंग इन द एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली ग्लैंड्स होता है, इस टॉपिक में हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स का मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स कैसे फंक्शन कर रहा है, उनका प्रोडक्ट्स, उनका जो मेन प्रोडक्ट जो हम लोग रिलीज करते हैं विच आर कॉल्ड एज दी हॉर्मोन्स, वो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं बॉडी का एनवायरमेंटल कंडीशंस को, मतलब बॉडी का इंटरनल कंडीशंस को कैसे उन लोग को मेंटेन करते हैं। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। सो बोथ your nervous system as well as your endocrine system, they together can be considered as the control and coordinating
centers of the body. जैसे माँ के बिना बाप अधूरा है, जैसे माँ के बिना बाप अधूरा है, वैसे नर्वस सिस्टम के बिना एंडोक्राइन सिस्टम का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और सिमिलरली आप बोल सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम के बिना नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर सकता है। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरडिपेंडेंट बट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोथ आर एक्सक्लूसिव, बोथ हैव देयर डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू इंटरैक्ट। दोनों का अपना अलग अलग पाथवे है जहां पे वो बॉडी को कंट्रोल करेंगे, बट दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ओके, दे आर कंप्लीटली लिंक्ड विथ ईच अदर, जो कि हम फीडबैक मैकेनिज्म्स में पढ़ेंगे। ओके, आगे जाके इस टॉपिक का एप्लीकेशन, इस टॉपिक का एप्लीकेशन आपका लाइफ प्रोसेस में भी है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी है। इसीलिए ये टॉपिक को मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको एक बार कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है समझ में आएगा, तो ऑटोमेटिकली योर लाइफ प्रोसेस विल बिकम इजी। देखिए सीबीएसई सिलेबस में जो लाइफ प्रोसेस है उसको समझने के लिए, मतलब उसमें बहुत सारा सिंप्लीफाई वे में दिया गया ताकि आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको इन डेप्थ अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप अगर एनटीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अगर ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज इट टीचेस अस, इट मेक्स अस लर्न अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी that can be controlled and coordinated. Okay, it teaches us about a specific system. How does a specific system works? How does a specific system interact? उसमें जो प्रोडक्ट्स है उसका अगर एक्सेस हो गया तो वो सिस्टम कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हो, राइट? खाने में अगर नमक बिल्कुल नहीं है तो भी खाने का स्वाद नहीं आएगा, और खाने में अगर नमक बहुत ज्यादा है तो भी खाने का स्वाद ढंग से आएगा नहीं। अगर नमक कम है तो आप क्या करोगे? स्वाद अनुसार नमक डालोगे। और अगर नमक ज्यादा है आप क्या करोगे? स्वाद अनुसार उस सब्जी में पानी डालोगे ताकि वो थोड़ा सा एकोमोडेट हो, या फिर कुछ और से उसे मेंटेन करोगे। बट यू हैव टू मेंटेन दी नॉर्मल लेवल सो दैट द फूड कैन बिकम टेस्टी। यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी हमें बॉडी में हर चीज को मेंटेन करना है, हर चीज को एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके आना है ताकि हम अपना कंट्रोल एंड कमांडिंग सेंटर्स को इजी, ताकि हम अपना बाकी जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसको हम लोग रेगुलेट कर सके। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट्स डिस्कस अबाउट some of the facts that how this nervous system is important for us, or you can say what is the need of the nervous system in our body. Let's just discuss that. So let's discuss the next topic, that is the need of nervous system in our body. What is the basic need of nervous system in our body? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, it keeps us informed about the outside world through the sense organs. देखिए हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो उन सेंस ऑर्गन्स में जो स्टिम्युलस हम रिसीव करते हैं उसके उसी के हिसाब से हम एक रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे, और एंड दैट रेस्पॉन्स इज सो मच सो दैट इट विल कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज द सेंस ऑर्गन्स आर बेसिकली आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। ओके, ये सारा सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इन्हीं सेंस ऑर्गन की वजह से हम लोग बाहर का जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो बाहर का दुनिया है, उसको हम लोग इजीली फील कर सकते हैं। ठीक है, the next step goes like it enables us to remember, think and reason out. Basically मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होगा, और अगर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होगा सो दैट विल डील विद द मेमोरी। ओके, सो इट enables us to remember the facts, to remember things, to think, okay, solve a problem, उसके बारे में सोचना, and to reason out क्या स्पेसिफिक वे होना चाहिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर एकेडमिक प्रॉब्लम, इट कैन बी योर करियर ओरिएंटेड प्रॉब्लम, इट कैन बी योर पर्सनल प्रॉब्लम, एनीथिंग। उसको हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, एंड वी कम टू अ कंक्लूजन, वी रीजन आउट थिंग्स। सो दैट इज द वर्क ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। द थर्ड पॉइंट गोज लाइक इट कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेस ऑल द वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज। बॉडी में जितना भी वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज है सब चीज क्या करता है, वो हार्मोनाइज करता है, हर चीज को वो सिस्टमैटिक वे में क्या करता है, समझता है। ओके, जो बॉडी का जो मस्कुलर एक्टिविटीज है उसमें भी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन लेके आता है। लाइक फॉर एग्जांपल वॉलेंट्री का मतलब क्या है, वो चीज है जो हम अपने विल के हिसाब से करते हैं। ओके,
Okay, those activities are called as the voluntary activities. Like for example, holding a book. While reading, you're holding a book. While explaining, I'm holding this pen. So these are the voluntary activities और इसका एक functional approach है. Involuntary activities का एक functional approach होता है. Involuntary activities एक particular rhythm में planned होते हैं, and this is the mechanism that is being performed by our nervous system. The fourth point goes like, it regulates the involuntary activities, all the other involuntary activities like blinking of eye, beating of the heart, respiration में आपका lungs का movement होना, ओके सॉरी आपका रिपकेज का मूवमेंट होना, ये सब चीज रेगुलेट करता है. ये सब चीज इनवॉलेंट्री है, मींस दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल. Voluntary activities can be controlled by our will, but involuntary activities they cannot be controlled by our will. They take place automatically. And even reflex actions जो होता है, reflex action का मतलब क्या है? Sudden spontaneous involuntary action. जो sudden action होता है, जो spontaneous होता है, those actions are reflex action. They are basically involuntary in nature. ठीक है, तो इन इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी हमारा नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है. जैसे आप सुबह उठते हो तो उठ कैसे बोलते हो क्या हार्ट को, ए चल 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 चालू हो आज बीट कर, नहीं तो तू मरेगा, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज इनवॉलेंट्री. आपको पूछ के नहीं काम करेगा. ओके, हार्ट बीट आपके हिसाब से नहीं चलेगा. सो दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज. ओके, आई ब्लिंक कर रहा है, दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज. कोई भी चीज को आप जब पहली बार सीखते हो तो वो वॉलेंट्री होता है, लेकिन रेगुलरली विथ रेगुलर प्रैक्टिस इट बिकम्स इनवॉलेंट्री. लाइक फॉर एग्जांपल साइकिलिंग. जब आप पहली बार सीखते हो, यू आर कंसर्न्ड, यू आर फोकस्ड, यू आर अटेंटिव. आप काम कर रहे हो, हाँ, आप साइकिल में पैडलिंग कर रहे हो, आपको देखना पड़ता है कि किस रास्ता से आप पहली बार जा रहे हो, ब्रेक वहां पे अप्लाई किए. ओके, तो वो हर चीज आपको नोटिस करना पड़ता है. लेकिन आफ्टर अ टाइम इंटरवल, you when you become master at a particular art, then that becomes involuntary. आप बात करते करते साइकिल ड्राइव कर सकते हो, जहां पे ब्रेक मारना वहां पे ऑटोमेटिकली आप ब्रेक मारोगे. ओके, आप ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस करोगे. सो इट ऑल डिपेंड्स. ओके, so it also regulates the involuntary activities of our body. So this is the function of the nervous system, where it keeps us informed about the outside world, where it enables us to remember, think and reason out, where it control and harmonizes the voluntary muscular activities of our body, and it also regulates the involuntary activities of the body. Now before starting this chapter, let us first understand two basic and important things जो कि इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे. उनमें से एक है आपका स्टिम्युलस और दूसरा है आपका रेस्पॉन्स. सबसे पहले हम आते हैं स्टिम्युलस पे. स्टिम्युलस का मतलब क्या है? एनी डिस्टर्बेंस, ओके, एनी चेंज और डिस्टर्बेंस इन द बॉडी. ओके, ये जो डिस्टर्बेंस होता है ये एक्सटर्नली भी जनरेट कर सकते हो, ये इंटरनली भी जनरेट कर सकते हो. इट कैन बी बोथ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, कैन बी बोथ इंटरनल डिस्टर्बेंस. सो एनी डिस्टर्बेंस इन द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टिम्युलस, जिसके पास में वो डिस्टर्बेंस के पास में पोटेंशियल है कि वो बॉडी का रेगुलेटिव कंडीशंस को चेंज करे या बॉडी का कंडीशंस को रेगुलेट कर सकता है वो डिस्टर्बेंस. दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलस. लाइक फॉर एग्जांपल, आप जब कहीं पे भी चल के जा रहे हो, कोई आपका नाम पीछे से जोर से मतलब पुकारता है आपको, तो आप घूम के देखते हो. सो दिस इज योर रेस्पॉन्स एक्चुअली. ओके, जो आपको पुकार रहा है, ही इज इनिशिएटिंग अ स्टिमुलस, और आप जो उसकी तरफ घूम के देखोगे, यू आर परफॉर्मिंग अ रेस्पॉन्स. So for every stimulus there will be a response. For every stimulus, I've already discussed, the stimulus can be external or internal. Okay, external stimulus हो सकता है, internal. जैसे मैं आपको बोला, कोई आपको पुकार रहा है, that is an external stimulus. कोई आपको यहाँ पे hit किया, आप ऐसे घूम के देखोगे, that is an external stimulus. लेकिन आपका पेट खराब है, that is an internal stimulus. आपके आपको headache हो रहा है, there is an internal stimulus. So for every stimulus there is a response. जब पेट बहुत दर्द करता है, आप चिल्लाते हो कि मेरे को पेन हो रहा है एंड ऑल. ओके, सो दैट इज योर रेस्पॉन्स. बट फॉर एवरी स्टिम्युलस देयर इज अ रेस्पॉन्स. एंड ये जो स्टिम्युलस जो जेनरेट होता है, इसको तो रिसीव करने वाला कोई होगा ना भाई बॉडी में. ओके, तो स्टिम्युलस को जो रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर. स्टिम्युलस को जो रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर.
ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये सब आप बोल सकते हो, ये सब स्टिमुलस को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ओके। एंड रेस्पॉन्स जो जेनरेट करेगा बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज एन इफेक्टर, ओके। सो स्टिमुलस जो जेनरेट करता है, सॉरी आपका स्टिमुलस जो रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिसेप्टर्स। बेसिकली बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स है, और रेस्पॉन्स जो जेनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन इफेक्टर। एंड सो दिस रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, एक्चुअली दिस आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, ओके। तो जैसे ये जो रिसेप्टर्स है, इनको मैं अगर सेग्रीगेट करूंगा, इनको मैं अगर क्लासिफाई करूंगा, तो देखा जाएगा तो आपका आईज में क्या है, लाइट रिसेप्टर्स। नेक्स्ट नोज में आपका क्या है, स्मेल रिसेप्टर्स। ईयर में क्या है, साउंड रिसेप्टर्स। टंग में क्या प्रेजेंट है, टेस्ट रिसेप्टर्स। और स्किन में क्या प्रेजेंट है, the receptors which are responsible for PTPT. Now what is P? P stands for pressure, T stands for the temperature, P stands for pain, okay, and T stands for touch. तो pressure, temperature, pain, touch, PTPT receptors, okay, चार तरह के receptors होंगे स्किन में। P stands for your pressure receptor, T stands for your temperature receptors, P stands for your pain receptors, and T stands for your touch receptors. तो ये सारे receptors आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रिसेप्टर्स बेसिकली, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उन इफेक्टर के ऊपर में, और जो इफेक्टर्स होते हैं दैट कैन बी ईदर टिश्यू और ऑर्गन और मसल। इट कैन बी अ टिश्यू, इट कैन बी अ ऑर्गन, इट कैन बी अ मसल, बिकॉज यही जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन, ओके। यही लेते हैं आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड वाया स्टिम्युलस, और वो जो इंफॉर्मेशन जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन इम्पल्स। क्या बोलेंगे, इम्पल्स, ओके। और ये इम्पल्स को जो लेके जाता है, दोज आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, ओके। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। तो स्टिम्युलस जनरेट हुआ, स्टिम्युलस का मतलब क्या है, डिस्टरबेंस जनरेट हुआ। ये डिस्टरबेंस को रिसीव कौन किया, रिसेप्टर्स। ये डिस्टरबेंस को ट्रेवल कौन कराएगा, न्यूरॉन्स। और ये डिस्टरबेंस जिस फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स, ठीक है। ये इम्पल्स कहां तक पहुंचा, इफेक्टर तक, और ये इफेक्टर क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ये इफेक्टर क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। और जो इफेक्टर्स है, इट कैन बी टिश्यू, इट कैन बी ऑर्गन, और इट कैन बी अ मसल। ग्लैंड भी हो सकता है, ओके, ग्लैंड भी हो सकता है, बस उसे एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एवरी स्टिम्युलस देयर इज अ रेस्पॉन्स। मैं एक और बार रिपीट करता हूं, स्टिम्युलस एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जनरेट किया गया या इंटरनल एनवायरमेंट में जनरेट किया गया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टिम्युलस, वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। स्टिम्युलस जनरेट हुआ, स्टिम्युलस को कौन रिसीव किया, रिसेप्टर। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन किसको पास ऑन करेगा, न्यूरॉन्स को। क्यों, बिकॉज न्यूरॉन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रहा है। जो इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको हम बोलेंगे किस फॉर्म में जाता है, वो इम्पल्स के फॉर्म में जाता है। लेकिन जाता किससे है, न्यूरॉन्स से है। इम्पल्स के फॉर्म में गया, कहां तक गया, इफेक्टर तक गया, और इफेक्टर क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। सो स्टिम्युलस से हर एक स्टिम्युलस का एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्ड होगा। सो द जर्नी ऑफ द इम्पल्स, the journey of the impulse via neurons travels from receptor to effector। तो इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाता है, रिसेप्टर टू इफेक्टर। और ये रिसेप्टर से इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए बीच में एक ऐसा सिस्टम होना जरूरी है जो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, मैनिपुलेट करेगा और आगे पास ऑन करेगा,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे खड़े हो नॉर्मली, आपके पीठ में कोई आके पीछे से हिट करता है, तो अगर तो आप ऐसे घूमते हो, गुस्सा में घूमते हो कि भाई वो हिट किया उसको मारना है, तो जैसे आप घूमते हो आपका हाथ उठ गया है, लेकिन जैसे आप देखते हो देयर आर टू केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 अगर पीछे में आपका दोस्त है, केस नंबर 1 अगर पीछे में आपका दोस्त है तो उसका गाल पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। और केस नंबर 2 अगर पीछे में आपके पापा है तो हाथ उठेगा तो गुस्सा में, लेकिन ऐसे घूम के प्रणाम। ओके, सो ये जो इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन को जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो इस स्टिम्युलस और रेस्पॉन्स के बीच में रहेगा, वो इस रिसेप्टर और इफेक्टर के बीच में रहेगा, एंड दैट इज योर ब्रेन एज वेल एज योर स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग CNS बोलेंगे। CNS स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स योर ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में हम आगे फिर से पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं, हम जब रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इसमें क्या होता है, बट अभी फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर, फॉर एवरी स्टिम्युलस देयर इज अ रेस्पॉन्स। ओके, फॉर एवरी स्टिम्युलस देयर इज अ रेस्पॉन्स, और स्टिम्युलस को रिसीव कौन किया? रिसेप्टर। रेस्पॉन्स जनरेट कौन करेगा? इफेक्टर। और स्टिम्युलस से रेस्पॉन्स तक का जर्नी कौन लेके जाता है? न्यूरॉन्स। किसके थ्रू लेके जाएगा? इंपल्स के थ्रू। ओके, तो इंपल्स जो है दैट पासेस फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर वाया न्यूरॉन्स। दिस इज द कंक्लूजन। इसको याद रख लो, जो इंपल्स होता है, ये कंक्लूजन को याद रखो, इंपल्स travels from receptor to effector via neurons। ओके, अब बॉडी में जो स्पेसिफिक, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो आपस में ओके मिल के कुछ ग्रुप ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स बनाते हैं। ओके, देखते हैं कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जिसको मैं 5 मतलब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हूं। सबसे पहला है आपका फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स, आप खुद सोचो कि फोनो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू व्हाट? फोनो साउंड, दे आर सेंसिटिव टू, इसको ऊपर लिखते हैं, दे आर सेंसिटिव टू फोनो रिसेप्टर्स फॉर साउंड। नेक्स्ट, फोटो रिसेप्टर्स। फोटो, नॉट फोनो, फोटो रिसेप्टर्स। बताओ बेटा, सेंसिटिव टू व्हाट? फोटो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू लाइट। ओके, नेक्स्ट, olfact olfactoreceptors। Olfactoreceptors are sensitive, okay, olfactoreceptors are sensitive to smell। olfaction का मतलब क्या होता है? smell। ओके, नेक्स्ट, thermoreceptors। thermoreceptors are sensitive to thermo मतलब temperature। and the fifth one is thigmoreceptors। thigmoreceptors are sensitive to touch। याद रखो, थिग्मो का मतलब होता है टच, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, ओल्फैक्टो का मतलब होता है स्मेल, फोटो का फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड फोनो का मतलब होता है साउंड। दिस आर द टेक्निकल टर्म्स बेसिकली। ये आपका मतलब मेडिकल टर्म्स है जो आप मेडिकल साइंस में यूज करते हो। फोनो का मतलब है आपका साउंड, फोटो का मतलब है आपका लाइट, ओल्फैक्टो का मतलब है आपका स्मेल, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, थिग्मो का मतलब है टच। सो ऑल दीज आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ आवर बॉडी, जो कि कुछ स्पेशलाइज सेल से मिलके बने हुए हैं, और ये स्पेशलाइज सेल्स बॉडी में चारों तरफ सर्कुलेटेड है, बॉडी में हर जगह है। ओके,
ये क्या होता है, चारों तरफ स्प्रेड होके है, तो कहीं पे भी कुछ भी अगर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आता है तो वो बॉडी में जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली ये सब क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। सो आई होप कि आप ये टॉपिक को समझे होगे। दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, और उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। सो द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद द टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन and the detailed explanation of those specific types. Okay, so what I want from you is, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते जाओ। ओके, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पॉइंट आप नोट डाउन करो, जो भी बोर्ड पे है आप उसे नोटबुक पे नोट डाउन करो, और जैसे जैसे मैं आपको बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप क्या करो, सुनते चलो और लिखते चलो। तो इससे क्या होगा कि आपका अप्रोच बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और एक बार आपको कोई चीज अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली आगे जाके आपको रटना नहीं पड़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली यू कैन राइट योर ओन आंसर्स। ओके, सो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। So next class we'll be discussing about more stuff like this, and we'll continue from here only. Thank you. Have a good day.